हरिओम। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन की भावनाओं के विकास में शिक्षा को चुनौतियां कौन कौन सी मिलती हैं। चैलेंजिंग ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग द डिजायर ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन की भावनाओं के विकास में शिक्षा को कौन कौन सी चुनौतियाँ मिलती। पहले इसको टॉपिक को समझते थे, फिर इसके बारे में पढ़ाता हूँ। यह है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन की भावना का क्या तात्पर्य होता है। जैसे आप कोई भी समाज जब विकास करता है, कोई भी जब समाज विकास करता है तो विकास का सबसे बड़ा आधार बनता है शिक्षा। उसके बाद विकास का दूसरा सबसे बड़ा आधार बनता है धन। तो जब कोई भी समाज शिक्षा के माध्यम से आर्थिक उपार्जन अधिक तेज़ी से करने लगता है तो निश्चित रूप से वो विकास के स्तर पर आगे बढ़ने लगता है। तो इस जब विकास के आधार पर विज्ञान के साथ जब वो आगे बढ़ता है तो उसके समाज की संरचना में, लोगों के उत्तरदायित्व और भूमिका में, लोगों के जीवन शहर, खान पान इत्यादि शैली में, सांस्कृतिक संदर्भ में, मूल्य और मान्यता के संदर्भ में, आस्था के संदर्भ में अनेक सारे परिवर्तन होते हैं। तो सच पूछिए तो जब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता है या कोई भी समाज विकास के पथ पर आगे बढ़ता है तो उसी अवस्था का नाम है सामाजिक परिवर्तन की भावनाओं के विकास। अब जो सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में जो विभिन्न बातें हमने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें बताया था सांस्कृतिक चेंजिंग, यानी संस्कार संबंधी, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, पढ़ाई के संदर्भ में ये सब सांस्कृतिक परिवर्तन रहता है। दूसरा संस्था में, जैसे पहले भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली थी, अब धीरे धीरे टूट के एकल परिवार प्रणाली बनी। जहाँ पर पहले हिंदी मीडियम स्कूल थे, वहाँ पर अब इंग्लिश मीडियम या व्यावसायिक स्कूल या व्यावसायिक कॉलेज इत्यादि शिक्षा बढ़ती जा रही संस्थाओं में। अभिवृत्तियों में पहले रुचि, आदत, खान पान, रहन सहन या व्यवहार में कुछ दूसरी थी, अब धीरे धीरे बदल रही है। संरचना की यदि हम बात करें तो जैसे पहले की संरचना में जातिवाद प्रमुख था, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था थी। अब ये इस संरचना में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। अब सामाजिक संरचना पैसे के आधार पर, संगठन के आधार पर लोग देखते हैं, यानी समाज किन किन मान्यता, मूल्य, परंपरा, रीति रिवाजों से बना है, अब उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। संगठन की हम बात करें तो जाति संगठन, धर्म का संगठन, नेतृत्व का संगठन, पार्टी का संगठन, ये सब भी आते हैं। उसी तरह से मूल्य को अगर देखें तो पहले के मूल्य में लोग अपनी आवश्यकता, क्षेत्रीय आधार पर, अज्ञानता में जिसको ही मान लेते थे अपना नेता, उसी को मान लेते थे। आज के मूल्य में लोग सोच समझ करके अपने उद्देश्य, अपने कार्य, अपने जीवन शैली के अनुसार मूल्य को महत्व देते हैं कि हमको ये बनना है, इसलिए उसी को महत्व देते हैं। तो एक प्रकार से बात करें तो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सांस्कृतिक परिवर्तन, संस्था में परिवर्तन, अभिवृत्ति में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन, संगठन में परिवर्तन और मानव जीवन के मूल्य में परिवर्तन। जैसे पहले ST SC कुछ जानते ही नहीं थे अम्बेडकर के बारे में, तो उनका सामाजिक कोई मूल्य ही नहीं था। यानी जब वो पढ़े लिखे, अम्बेडकर जी को पसंद किए, उनकी हमारे अम्बेडकर जी सबसे अच्छे रहे, तो आज उनकी पूजा करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। वैसे उन्होंने सबके, भारत के सभी जनता के कल्याण हेतु अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ये अलग बात है कि बेईमान लोगों को पसंद नहीं आते हैं और मानवतावादी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, अलग बात है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें सामाजिक परिवर्तन की भावनाओं की, अगर हम बात करें तो जब समाज विकास के पथ पर होता है तो उस समाज में एक विशेष प्रकार की भावना विकास के लिए लेकर के होती है। शिक्षा के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, धन के विकास के लिए, राजनैतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए क्या होती है, एक विशेष भावना होती है, एक विचारधारा चलती है समाज में, एक आगे बढ़ने की होड़ सी लगी रहती है। जब ऐसी सामाजिक परिवर्तन की अगर भावना है, ऐसी सामाजिक परिवर्तन की भावना अगर विकास कर रही है समाज में, तो शिक्षा को कौन कौन सी चुनौतियां मिलती हैं, यानी शिक्षा के संदर्भ में शैक्षणिक कार्यक्रमों में या शैक्षणिक गतिविधियों में कौन कौन सी चुनौतियां या सामना या समस्या को फेस करना पड़ता है, उसी को हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहली अगर हम बात करें चुनौतियाँ, तो अंतर पीढ़ी संघर्ष शुरू हो जाता है। क्या होता है? अंतर पीढ़ी संघर्ष। दो पीढ़ियों में, यानी जो 40 वर्ष के ऊपर वाले हैं, 40 वर्ष के नीचे वाले हैं, उनमें जीवन शैली को लेकर के, भावनाओं को लेकर के, संबंधों को लेकर के, मूल्य को लेकर के, पहले लोगों बड़ाई छोटाई का बहुत ज़्यादा मूल्य रखते थे, आज पैसे के आधार पर, सफलता के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर लोग मूल्य रखने लगते हैं। यानी मूल्य के लिए, जीवन शैली के संदर्भ में
और संस्कार संबंधी गतिविधियों को लेकर के, जीवन में लाभ हानि इत्यादि अनेक विचारों को लेकर के क्या होता है, उनमें संघर्ष होता है, वैचारिक संघर्ष होता है। कभी कभी पद प्रतिष्ठा इत्यादि के विभिन्न क्रिया विधियों के अंतर्गत भी ये संघर्ष बहुत देखे जाते हैं। तो शिक्षा के अंतर्गत यह व्यवहार सुनिश्चित करने में कठिनाई होती है कि कौन से विकास वाले हम बात को ज़्यादा रखते हुए सबको उस तरफ ले चलें, या जो पहले के शाश्वत मूल्य हैं उसके अनुसार भी वर्तमान पीढ़ी को ले चले। ऐसे संदर्भ में पाठ्यक्रम निर्धारित करने में या ज्ञान देने में, शिक्षण कार्य करने में, सिखाने में एक प्रकार से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि अंतर पीढ़ी। ऐसा नहीं कि जो पुरानी पीढ़ी है वो बिल्कुल ख़राब है। हमने कहा कि आप ये हमेशा याद रखिएगा, जैसे हमारे शरीर का अस्थायी ढांचा हड्डी है, उसके ऊपर मांसपेशियों का घटना बढ़ना, मोटा पतला होना अलग बात है। तो उसी तरह से हर समाज की एक अस्थायी मूलभूत सिद्धांत, व्यवहार, क्रियाकलाप होते हैं। उस सिद्धांत क्रियाकलाप को विकास के होड़ में, सामाजिक परिवर्तन के होड़ में नई पीढ़ी छोड़ना चाहती है। अब पुरानी पीढ़ी उस शाश्वत स्वरूप या सिद्धांत या व्यवहार या मूल्य परंपरा को बनाए रखना चाहती है। इन विचारों में संघर्ष की स्थिति होती है। जैसे आज के समय में लोग कहते हैं ब्याह शादी में इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत, जब ब्याह शादी लड़की और लड़के में ही होना है। तो पुरानी पीढ़ी ये कहती है कि अगर समाज को तुम महत्व देते हो तो निश्चित रूप से सामाजिक जिम्मेदारी समझ करके, सामाजिक मर्यादा और समाज का सम्मान रखते हुए भी आप वैवाहिक संबंधों में आने वाली विभिन्न समस्याओं को फेस करोगे, भागोगे नहीं, उसको छोड़ोगे नहीं। इसलिए यह इतने बड़े समाज के सामने आपको जो है स्वीकार करना उत्तम माना जाएगा। समाज को वही साथ लेके चलता है जिसका हृदय व्यापक होता है, एक यह भी बड़ा आधार होता है। अब बताइए इसमें हम क्या पढ़ाएं, फिजूल खर्ची पढ़ाएं या फिर एक स्त्री का, एक महिला का, उसका शरीर ही सब कुछ है, उसके महत्व को समझाएं या उसको पढ़ाएं। तो इन सब इस तरह से विचारों को लेकर के काफ़ी संघर्ष होते हैं, वैचारिक संघर्ष होते हैं, व्यवहारिक संघर्ष। देखिए भारत में भले ही शिक्षा के कार्य से परिवर्तन आए हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान घटा है। अब ये संघर्ष आएगा, अगर शिक्षा अच्छी है तो महिलाओं का सम्मान क्यों घट रहा है, बहुत सारी समस्या होती हैं। तो कौन सा पाठ्यक्रम रखें, किस रूप में रखें, किस तरह से रखें, किस बात को किस ढंग से पढ़ाया लिखाया जाए, किस स्तर पर किस तरह से शामिल करें, ये सब लेकर के अंतर पीढ़ी संघर्ष संबंधी बातों को शामिल करने के लिए या निर्धारित करने के लिए भी शिक्षा में चुनौती मिलती है। दूसरा चुनौती है आत्मसात एवं स्वीकृति। जैसे होता है कि बालक जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें किसको अपने अंदर स्थान देता है, पैसे को या फिर योग्यता को या फिर अपने विकास को या फिर समाज को या देश को या फिर देश के संविधान को या समाज के मूल्य को, ये आत्मसात किसको करे। बदली हुई भावनाओं में सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत जो बदली हुई भावनाएं हैं या विकास का जो होड़ है या अधिकार या आधिपत्य पाने का जो बल है या जोश है या भावना है, उसमें किस चीज़ को वह अपने साथ रखे और किसे वह स्वीकार करके अपने व्यवहार को करे, ताकि वह मानव कल्याण के लिए और व्यक्तिगत कल्याण के लिए अच्छा हो। जितना ही समाज उत्तम होता है उतना ही व्यक्ति का हित सामाजिक हित का काम करता है। सामाजिक हित में व्यक्ति का भी हित निहित होता है, लेकिन आधुनिक समाज में व्यक्तिगत विकास में समाज के विकास को देखते हैं, जबकि व्यक्तिगत विकास के कारण से बहुत सारी सामाजिक हानियाँ होती हैं। यही कारण है कि राजनेता और बड़े बड़े अधिकारियों में अच्छे नाम अगर आप ढूंढेंगे तो गिनती के ही लोग मिल पाते हैं। तो कुल मिलाकर के आत्मसात किसको करे, किस व्यवहार, किस क्रिया, किस पद को, किस विषय को, किस मूल्य को, किस साहित्य को, किस सामाजिक आवश्यकता को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में स्वीकार करे, आप आत्म रूप में धारण करके अपना उसे आधार बना करके अपने जीवन को जिए, जीवन शैली को जिए। इसके संदर्भ में भी शिक्षा निश्चित करने में उसके पैर डगमगाने लगते हैं, संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए भी शिक्षा में चुनौतियाँ मिलती है। अगला है पाठ्यक्रम की रूपरेखा। पाठ्यक्रम की रूपरेखा, अब जैसे सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन की जब हवा चलती है तो बच्चा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन माता पिता को देख के वो भी बदल जाता है। तो अब ये बताइए, हम अपने समाज को पहले समझें या सामाजिक परिवर्तन में दूसरे समाज को स्वीकार कर लें, यानी संक्रमण वाली संस्कृति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे फैशन वाले न पूरा भारतीय है न पूरा विदेशी है। उसी तरह से
अगर हम बात करें उसी तरह से एक और व्यवहार, जैसे मिक्सअप जो भोजन लोग खाते हैं, जो दिल्ली में बम्बई में लोग खाते हैं, उनका भोजन न पूरा महाराष्ट्रियन है न पूरा विदेशीय है। तो कहने का मतलब ऐसे गतिविधियों में जब संक्रमण के विकास के कारण से जब संक्रमण की स्थिति हो कल्चर में, संस्था में, समाज में, भूमिका में, अब जैसे कोई महिला सर्विस करती है और वो माँ भी है, न पूरी तरह से वह माँ का ही भूमिका निभा पाएगी न पूरी तरह से सर्विस की। क्यों? क्योंकि सर्विस में जो इसकी स्थिति है बस पैसे तक है, अब माँ की जो स्थिति है अन्य संबंधों तक है, इसलिए दोनों में वो खींचातानी का जीवन बिताती रहती है। ये अलग बात है कि पैसे के चकाचौंध में समाज उसकी समस्या को समझ ही नहीं पाता, ये अलग बात है। तो उस तरह से ऐसी गतिविधियों में आप पाठ्यक्रम का रूपरेखा कैसे निर्धारित करें, किस रूप में आप पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करें कि यह पढ़ाया जाएगा तो परिवर्तनशील समाज की भावनाओं में हमें सुख शांति समृद्धि मिलेगी। वर्तमान में भारत की क्या स्थिति है कि भारत पैसा कमा रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन समस्या, महिला समस्या, नारियों की समस्या, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या रात दिन बढ़ रही है। तो देख रहे हैं ना। तो अब ऐसे सामाजिक परिवर्तन में आप पाठ्यक्रम का रूपरेखा जैसे ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बनाएंगे, समस्या के खिलाफ बनाएंगे, तुरंत दूसरा तबका हावी, ये कैसे कर दिया आपने, ये कैसे कर दिया। भारत में कोई एक सुधार करता है तो 36 विरोध करते हैं, ये समस्या है। तो ऐसे परिस्थिति में पाठ्यक्रम में कौन सा टॉपिक किस स्तर पर, किस क्लास में, किस विषय के अंतर्गत, किस सीमा पे रखें, किस मात्रा में रखें, इसे भी लेकर के जो है शिक्षा में चुनौतियां, समस्या उत्पन्न होती है। आगे हम बात करें उपभोक्तावादी प्रवृत्ति और मानवीय प्रवृत्ति। जैसे हमारे वर्तमान समय में जो भी सामाजिक परिवर्तन हुआ, भौतिकतावाद, उपभोग करो, आनंद उठाओ, ऐसी प्रवृत्तियाँ ज़्यादा बढ़ी हैं। पैसे का वर्चस्व बढ़ा है, पैसे का वर्चस्व बढ़ा है, पावर का वर्चस्व बढ़ा है। अब जैसे किसान सबसे शुद्ध कमाई करता है, लेकिन आईएएस को जितना किसान का इज्जत करना चाहिए उतना नहीं करता, बल्कि वो अपने से ऊपर वाले अधिकारी की इज्जत करता है। हकीकत बात है कि सबसे शुद्ध कमाई किसान की है। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि जो सबसे पवित्र है उसे उत्तम इज्जत मिलना चाहिए, लेकिन विदेशी संस्कृति ये कहती है कि जो जितना पावर में उसके इधर। तो भारतीय जो शासन पद्धति वो ब्रिटिश शासन पद्धति ही है, बस वो शासन करने वाले अपने देश के हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो उपभोक्तावादी दृष्टिकोण आया। खान पान में, कपड़ा में खूब दिखावा करो, कपड़ा में, खान पान में खूब दिखावा करो कि हम बड़े सुखी हैं, बड़े समय, खूब लग्जरी गाड़ी इत्यादि यूज करो, भले ही दूसरे तबके का पैसा लूट करके नेता, अधिकारी, समाज के लोग खाए जाए, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है, यानी उपभोग करो, किनारों फेंको, ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। अब ऐसे समाज का उदय कब होता है? जब समाज परिवर्तन की दिशा में होता है। खासतौर से समाज में जो परिवर्तन का होड़ आया वह यूरोपीय देशों के वैज्ञानिक और विभिन्न उपकरणों के विकास के फलस्वरूप आया, जिसमें हमको सुख सुविधाएं मिली। वह सुख सुविधा हमको क्या बना दिया? विलासी बना दिया। प्रकृति का संरक्षणवादी नहीं बनाया, प्रकृति का अपने लाभ के लिए दुरुपयोग करते हुए आगे बढ़ने सिखाया है। ऐसी परिस्थिति में जो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है, उस परिस्थिति में आप मानवीय प्रवृत्ति का विकास कैसे करेंगे? कैसे आप सिखाएंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन करते हुए दोहन करो, या धारणीय विकास करते हुए दोहन करो, या प्रकृति को संरक्षण प्रदान करते हुए जितना आवश्यक हो बस उतना ही साधनों को लेकर के अपना जीवन जियो। इन सब मूल्यों को सिखाने, बताने या निर्धारित करने के लिए भी पाठ्यक्रम में, या विषय निर्धारित करने के लिए, समाज को ले जाने के लिए भी शिक्षा को एक बहुत बड़ी चुनौती मिलती है कि क्या शामिल करें, क्या न शामिल करें। एक तरफ आगे भी बढ़ना है, दूसरे तरफ प्रकृति को भी सुरक्षित रखना है, दूसरे तरफ अपना भी मान सम्मान रखना है। क्योंकि हम लोग तो मात्र 20-30 बरस ही कार्य करते हैं, बाकी तो सेवा ही लेते हैं। 20-25 बरस तक माता पिता की सेवा लेते हैं, उधर 55-60 के बाद फिर दूसरे की सेवा लेते हैं। हमें सेवा करने का अवसर कम है, सेवा लेने का अवसर ज़्यादा है। ऐसे परिस्थितियों में इस उपभोक्तावादी व्यवहार वाले, सोच वाले लड़के लड़कियों को, या ऐसे समाज में व्यक्तियों को किस तरह से मानवीय मूल्य को समझाते हुए भारतीय संस्कृति को या मानवता के मूल्य को सुरक्षित रखें, इसके संदर्भ में भी सिखाने, पढ़ाने, बताने, जानकारी देने, संस्कार देने, अच्छी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने संबंधी चुनौतियाँ शिक्षा में मिलती हैं। आगे हम बात करें परिवर्तन क्षेत्र। अगर हम बात करें परिवर्तन क्षेत्र की बात करें कि
परिवर्तन किस क्षेत्र में आ रहा है। अगर देखते हैं, अगर हमारे कल्चर में आ रहा है, या विज्ञान में आ रहा है, या फिर हम पैसे में आ रहा है, यानी हमारा जो परिवर्तन क्षेत्र है वह परिवर्तन क्षेत्र जिसमें हमारी सामाजिक भावनाएं परिवर्तन की काफ़ी बढ़ रही है। जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत तेज़ी से हमारा परिवर्तन बढ़ रहा है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमको सुख भोगी बनाता है। पहले सुख का आदत पकड़ाता है, फिर वह सुख शारीरिक, सामाजिक, मानसिक दुख दे के जाता है। अगर वही हम कहें कि अगर हमारा परिवर्तन की भावनाएं आर्थिक विकास को लेकर के हैं, तब तो हम इसको सोचेंगे कि और ज़्यादा बढ़ जाए, हमारा देश और तरक्की करे, हमारी प्रति व्यक्ति आय और बढ़ जाए। अगर यही परिवर्तन का क्षेत्र संस्कृति में प्रदूषण को लेकर के आता है, जैसे भारतीय समाज में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है, विदेशी कल्चर लोग अपना रहे हैं, उसमें क्या है, वो परिवर्तन का क्षेत्र बहुत घातक है। तो परिवर्तन के क्षेत्र में, कुछ परिवर्तन के क्षेत्र में हमें जैसे आर्थिक वाला फ़ायदे वाला लगा, व्यापार में फ़ायदा लगा, उसी तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्पादन तक तो ठीक है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में या प्राकृतिक प्रदूषण के क्षेत्रों में बहुत हानिकारक है। तो परिवर्तन के क्षेत्र के आधार पर भी जो है शिक्षा में चुनौतियाँ और सफलता होती। जैसे हमने उत्पादन की बात कहा, पैसे की बात कहा, तो शिक्षा में कोई विशेष चुनौती नहीं है, आराम से पाठ्यक्रम बनेगा या सिखाया पढ़ाया जा सकता है। लेकिन वही भारतीय संस्कृति की बात करें, मानवीय मूल्य की बात करें, अगर वही हम कल्चर की बात करें, तो ये जो है शिक्षा में चुनौती बनता है। अब कोई कहे कि क्या ज़रूरत है फुल कपड़ा पहनने का, हाथ हाफा पहनो, जब शरीर ढकना है तो जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग करो। इनमें आप इसको जो है निर्धारित करने में, ऐसी विचारधारा को, स्वस्थ विचारधारा को बढ़ाने में एकदम बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे हम बात करें भौतिक बनाम अभौतिक। जो सामाजिक परिवर्तन वाले हैं वो भौतिकता, यानी जो दिखाई देता है, जिसका वो अनुभव करते हैं, जो व्यवहार में पाया जाता है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कसौटी पर रखते हुए एडाप्ट करते हैं। लेकिन अभौतिक चीज़ों पर उनको विश्वास ही नहीं है, यानी जो होती है लेकिन उस पर विश्वास नहीं है। अब रामचंद्र जी तो इस समय नहीं है, लेकिन उनका जो मूल्य है, सिद्धांत है, व्यवहार है, त्याग है, तपस्या है, जीवन शैली है, वह दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन भौतिकतावादी, जो उपभोक्तावादी हैं, वो भौतिक को ही मानते हैं, भौतिक को नहीं मानते। जैसे धर्म सत्य और न्याय पर आधारित प्रत्येक परिस्थिति में उत्तम कर्म की व्याख्या करता है, उसे हम क्या कहते हैं, धर्म अभौतिक है, दिखाई नहीं देता। अब वो क्या मानते हैं, लाभ को मानते हैं। यहाँ अभौतिक भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभौतिक भौतिक के तुलना में ज़्यादा समाज के कल्याणकारी है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के होड़ में लोग भौतिकता को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, अभौतिकता को नहीं, जो नहीं दिखाई देता परंतु होता है, उसको लोग कम महत्व देते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप पाठ्यक्रम किस तरह से निर्धारित करेंगे या किस प्रकार से आप सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, यह भी एक प्रकार से शिक्षा में चुनौती बन जाती है। आगे हम बात करें आर्थिक बनाम वैज्ञानिक पहल। जैसे हमने बताया पैसा बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ता है, सामाजिक परिवर्तन आपका बहुत तेज़ी से होगा। भले ही छोटी बिरादरी के हैं, उच्च स्तर पर आपकी इज्जत होगी। भले ही छोटी बिरादरी के अधिकारी हैं, पैसे वाले हैं, व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, बहुत इज्जत होगी। तो आर्थिक पहलू के आधार पर भी अगर देखा जाए तो सामाजिक परिवर्तन तेज़ी से होता है। पर वैज्ञानिक पहलू पर देखा जाए तो जितना ही आप उपकरण इत्यादि यानी तकनीक और वैज्ञानिक नियम का पालन करते हैं, उतना ही समाज क्या है, आपको बहुत एडवांस मानेगा, बहुत अच्छा मानेगा, बहुत प्रोग्रेस मानेगा, बहुत विकासशील मानेगा। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या पाए हैं, विज्ञान से क्या खोए हैं, धन कमाने में क्या संबंध गंवाए हैं, महिलाओं का क्या शोषण हुआ है, वैज्ञानिक गतिविधियों में हमें प्रकृति के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है, इन सब के साथ में इनके लाभ और इनकी हानि, इन दोनों के बीच में आप क्या पढ़ाएं, क्या सिखाएं, क्या निर्णय लें, इसके संदर्भ में भी चुनौती होता है। जैसे महिलाओं का सर्विस में, व्यापार में बहुत ज़्यादा शोषण होता है, लेकिन अगर वो कमाएंगी नहीं तो खाएंगी क्या, कौन घर में खाना देगा। ये सब अनेक प्रकार की आर्थिक और वैज्ञानिक पहल और गतिविधियाँ बहुत कुछ दे की जाती हैं और बहुत कुछ लेके जाती हैं। वैसे आर्थिक और वैज्ञानिक पहल शांति समाज की छीनते चला गया है, जिसके कारण से परमाणु बम, मिसाइल इत्यादि विश्व स्तर पर युद्ध की स्थिति देखने को मिलती है। आगे हम बात करें स्तरीकरण की समस्या। अब जैसे हम बात करें सामाजिक परिवर्तन में क्या होता है, अगर छोट बिरादरी का आदमी आगे बढ़ जाए
तो उसका स्तर ऊंचा हो जाता है तो अपने ही छोट बिरादरी को छोड़ के भाग जाता है। अगर हम बात करें जाति पाति के भेदभाव में, तो जो छोटी जाति बड़े जातियों के साथ जाती हैं तो गौरवान्वित महसूस करती हैं, लेकिन छोटी जातियों को और छोटे जाति में कहने को कह दो, संबंध जोड़ने को, मिलजुल के रहने को, विकास करने को, तो वही हानि पहुंचाने लगता है, वही छोड़ के भागने लगता है। तो समाज का जो स्तरीकरण है, चाहे जाति के आधार पर, चाहे आर्थिक आधार पर, चाहे सामाजिक आधार पर, जो भी स्तरीकरण है, चाहे धर्म के आधार पर स्तरीकरण है, चाहे पद प्रतिष्ठा इत्यादि के आधार पर स्तरीकरण है, इस स्तरीकरण के लिए कोई निश्चित बात विचार, नियम या सिद्धांत निर्धारित करके पढ़ाना लिखाना या जातीय स्तरीकरण में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उसे दूर करना या उसे सुधार करने संबंधी गतिविधियों को सुनिश्चित करने में भी क्या होती है, जो शिक्षा में चुनौतियां मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पर जिसको लाभ होता है वो तो सहर्ष स्तर अपना ऊंचा कर लेगा, लेकिन जो ऊंचे स्तर पे है वो अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ते छोटे को दबाना शुरू करेगा। ये सब इत्यादि समस्याएं देखने को मिलती है, इसलिए भी इसमें चुनौती। अगला है सांप्रदायिकता की भावना। यहाँ धर्म की अगर हम बात करें तो विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अनेक धर्म की धार्मिक भावनाएं होती हैं। संप्रदाय उनका समूह होता है, सांप्रदायिक भावना उनकी होती है। तो सांप्रदायिक भावना में वह न्याय अन्याय सत्य असत्य भूल जाते हैं। क्या होता है, वो अपनी भावना में, अपने मान सम्मान में ही सब कुछ कर बैठते हैं, वर्चस्व में ही अपना सब कुछ, सुपीरियर बनने में ही सब कुछ करते हैं या उसी को दिखाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है पाठ्यक्रम को निर्धारित करेंगे तो किस सीमा तक किसको दोषी मानेंगे, क्योंकि यहाँ घटना, क्रिया, आवश्यकता और विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर उसको लोग न देख करके अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और वर्चस्व को देखने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी पाठ्यक्रम का रूपरेखा या दिशा निर्देश देना या सांप्रदायिक भावनाओं को दूर करना बड़ा कठिन हो जाता है। या बहुत शिक्षित हो समाज तब धीरे धीरे समझता है, तो सांप्रदायिक भावना थोड़ा कम होती है, या न्याय अन्याय सत्य असत्य इत्यादि पर विचार करते हुए समाज आगे बढ़ सकता है। तो इससे संदर्भ में भी समस्याएं देखने को मिलती है। अगला अगर हम बात करें जातीय संप्रभुता, जातिगत अगर हम पावर को देखें तो जो बड़ी जाति के लोग हैं वो छोटी जाति पर शासन करने की प्रवृत्ति रखते हैं, या गरीब जाति में या किसी भी जाति में जो ज़्यादा पैसा वाला है वह अपने से छोटे वाले का शोषण करना शुरू करता है, ऐसी प्रवृत्ति रखता है, ऐसी भावना रखता है। ज़्यादातर ऐसे ही मिलते हैं। तो ऐसी जब परिस्थिति होती है, चाहे व्यापारिक गतिविधियों में हो, चाहे किसान और मजदूर के बीच की बात हो, उद्योग और श्रम के बीच की बात हो, ऐसे जो जातीय संप्रभुता की बात होती है उसमें एक दूसरे को शोषण या एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना विचार रखते हैं लोग, जिसके कारण से आप ऐसी परिस्थिति में उत्तम संबंध, उत्तम व्यवहार, शोषण मुक्त व्यवहार इत्यादि को स्थापित करने के लिए आप कैसे व्यवहार को या किस दृष्टिकोण को, किस संवैधानिक दृष्टिकोण को, किस सामाजिक दृष्टिकोण को स्थापित करें कि जिससे ऐसी परिस्थिति या समस्या उत्पन्न न हो, इसको भी निर्धारित करने में शिक्षा में चुनौतियां मिलती है। अगला है शिक्षा एवं सहयोग। बात यह है कि भारत में शिक्षित होते लोग व्यक्तिवादी अवधारणा वाले हो जाते हैं। जहाँ पर शिक्षा में पवित्रता के साथ सहयोग बढ़ना चाहिए, वहाँ शिक्षा में स्वार्थ बढ़ता चला गया। यही कारण है कि भारत के विद्वान सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में सफलता के पहले बड़े आदर्शवादी, बड़े धर्म नियम वाले होते हैं, सफलता के बाद भ्रष्टाचार का एक झंडा लेके दौड़ पड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ शिक्षा और सहयोग बढ़ना चाहिए, शिक्षा के में पवित्रता के साथ सहयोग बढ़ना चाहिए, वहाँ शिक्षा में सफलता के बाद व्यक्तिवादी अवधारणा और लूट खसोट की भावना या भ्रष्टाचार इत्यादि की भावना या व्यवहार इत्यादि बढ़ जाता है। ऐसे परिस्थिति में आप शिक्षा का कौन सा रूप निर्धारित करें कि शिक्षा के साथ पवित्रता आए और सहयोग की भावना बढ़े, ये भी समस्या शिक्षा में उत्पन्न। अगला है संस्थाओं का मानवीय प्रारूप। जैसे संस्थाएं हैं, जैसे परिवार है, विद्यालय है, समाज है, देश है। ये क्या है, ये देश क्या है, एक प्रकार की संस्था है जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करती हैं। ये जो संस्थाएं बदल रही हैं, जैसे संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार आ रहा है, और उस तरह से और देखा जाए तो धीरे धीरे जो धार्मिक संगठन हैं, ये भी धार्मिक संगठन धीरे धीरे अब व्यावसायिक संगठन बन गए हैं। ये भी उनका एक परिवर्तन है। जहाँ राज्य को मानव के कल्याणकारी होना चाहिए, वहाँ शिक्षा के और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने से ही किनारा खींच रहे हैं। बस टैक्स लो, शासन करो। जहाँ पर न्यायिक संस्थाएं सक्रिय और सबल होना चाहिए, शीघ्र न्याय देना चाहिए, वहाँ और लेट हो रहा है। तो जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, चाहे वो वैधानिक तौर से हो, चाहे सामाजिक तौर से हो, उनका प्रारूप भी धीरे धीरे बदल रहा है।
वो जो प्रारूप बदल रहा है आज के डेट में भारत में मानवीय कल्याण के दृष्टिकोण से बहुत कम है, मानवीय कल्याण के दृष्टिकोण से कम है, बल्कि समस्या, भ्रष्टाचार इत्यादि से ज़्यादा युक्त है। ऐसे परिस्थिति में आप कौन सा पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे? आप अगर रख भी दें पाठ्यक्रम में तो सब सिलेबस में आने ही नहीं देंगे कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है, श्वेत अपराधी कैसे होते हैं, उनको किस तरह से दूर किया जाए, उसके लिए जनता को क्या करना चाहिए। बस छोटे मोटे स्तरों पर पढ़ा दिया जाता है, जबकि यह प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो मानवीय स्वरूप को लिए हुए बने, न कि भ्रष्टाचार को लिए हुए बने। जहाँ पर प्राथमिक स्तर से हायर स्तर तक जिस तरह से पर्यावरण का विषय पढ़ाया जाता है उस तरह से ये सब भी पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ाया जाता है। उसको चुनने, उसको निर्धारित करने, पाठ्यक्रम में शामिल करने संबंधी अनेक प्रकार की चुनौतियाँ मिलती हैं। मुझे उम्मीद है कि सामाजिक परिवर्तन की भावना में जब समाज विकास के साथ आगे बढ़ रहा हो तो किस प्रकार से शिक्षा में शामिल करने या शिक्षा के में प्रारूप निर्धारित करने, पाठ्यक्रम निर्धारित करने, शिक्षा को शिक्षण कार्य करने में, शिक्षा को निर्धारित करने में कैसी समस्याएं मिलती हैं, किन रूपों में मिलती हैं, ये सब बातें आप आसानी से प्रेम से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरि ओम।